आगे बढ़ते हैं। अब सरकार का जो ये कदम है सर, ये मेरे मन में एक उलझन पैदा करता है। उलझन ये पैदा करता है, सुनते तो हम ये चले आ रहे थे कि सरकार टैक्स का ब्रैकेट बढ़ाएगी और ज़्यादा लोगों को टैक्स के अंदर लाएगी, विवाद से विश्वास स्कीम थी। सरकार ने ये भी कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकम टैक्स के दायरे में आएँ, डिजिटलाइजेशन करेंगे, सरल फॉर्म, तमाम कोशिशें थी। तो नेट का ब्रैकेट बढ़ाना था कि ज़्यादा लोग टैक्स देने वाले बने, लेकिन ये कदम तो कुछ ऐसा होगा कि अब टैक्स देने वाले घट जाएंगे। तो ये दर्शन जो पूरा टैक्स का था, ये क्यों शिफ्ट हो रहा है? और ये इस बजट के इन रियायत के साथ हमें इस बदलाव को भी समझना होगा, क्योंकि वित्त मंत्री ने इस बजट को घोषित करते समय अगले 5 साल का रोड मैप रखा था, अगर आपने भाषण सुना हो। और उस 5 साल के रोड मैप के हिसाब से सरकार ने टैक्स की, भारत की टैक्स व्यवस्था की कई बड़ी तीखी और कड़वी वास्तविकताएं इस रियायत के साथ स्वीकार की। हालांकि ये घोषणा बड़ी है और सुर्खियों में जाने वाली है, लेकिन इसके पीछे कुछ सच्चाई का स्वीकार्य है, कुछ सच्चाई की स्वीकार्यता है भारत के टैक्स सिस्टम को लेकर। पहली चीज तो ये कि जब 2014 और 2012 से पहले तक हम लगातार सरकारों की तरफ से बात सुनते चले आए थे कि भारत में टैक्स बेस बढ़ाने की जरूरत है, इनकम टैक्स के दायरे में और ज्यादा लोगों को लाने की जरूरत है। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो ये कहा कि सरकार के पास बहुत ज्यादा डेटा आया है, उस डेटा के जरिए लोग ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स देने वाले, इनकम टैक्स देने वाले बनेंगे। लेकिन आंकड़े आपके सामने हमने आप रखे कि रिटर्न फाइल करने वाले और एक्चुअल टैक्स पेयर्स की संख्या में कितना बड़ा फर्क है। तो सरकार को यह समझ में आया कि व्यक्तिगत इनकम टैक्स के मामले में कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को अलग कर दीजिए, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा है, 14 लाख करोड़ रुपए के आसपास का सरकार का इनकम टैक्स का, डायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू है, जिसमें से पर्सनल इनकम टैक्स का हिस्सा आप अलग कर दें। पर्सनल इनकम टैक्स के मामले में सरकार को लगभग यहां यह समझ में आ गया कि इस बेस को बढ़ाया जाना संभव नहीं है, एक सीमा से अधिक इसमें बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। क्योंकि आप 80 करोड़ लोगों को तो भारत में मुफ्त अनाज दे रहे हैं, इसके अलावा कृषि इनकम टैक्स के दायरे से बाहर है, मध्य वर्ग के और निम्न मध्य वर्ग के तमाम लोगों की इनकम टैक्स की छूट सीमा से बाहर पहले से ही थी, और अब 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स की छूट सीमा से और बाहर हो जाएगी। तो टैक्स का बेस वास्तविक तौर पर और छोटा होगा। हालांकि इसका एक काउंटर पॉइंट है, बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते हैं कि 12 लाख रुपए तक के लोगों को टैक्स छूट देने से बहुत सारे लोग जो अपनी इनकम को टैक्स की छूट की सीमा में रखते थे और बाकी ट्रांजैक्शंस कैश में करते थे, वो शायद अपने इनकम को टैक्स के रडार में लाएंगे। हालांकि ये होगा कि नहीं होगा, ये आने वाले समय में दिखाई देगा, लेकिन इससे पहले इस तरीके के प्रावधानों से टैक्स बेस में बढ़ोतरी नहीं हुई। और यहां से आयकर को लेकर, खासतौर से व्यक्तिगत आयकर को लेकर सरकार के नजरिए में एक बड़ा शिफ्ट दिखाई देता है। आमतौर पर सरकारें इतनी बड़ी रियायतें बगैर चुनाव के मौके पर नहीं देती, पर यहां एक चीज ये शिफ्ट दिखाई दिया कि सरकार के पूरे बजट के ढांचे में अब निर्भरता पूरी तरह कंजम्पशन टैक्स पर होगी, जीएसटी पर होगी, खपत पर लगने वाले टैक्स पर होगी। पर्सनल इनकम टैक्स में चूंकि भारत में कमाई करने वालों का बेस छोटा है और उसमें भी आप रियायतें बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो उस परिस्थिति में अब सरकार अपने राजस्व के लिए जीएसटी पर निर्भर होगी। और कल जब हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे थे तो हमें जानकारी मिली उस इकोनॉमिक सर्वे में कि भारत के 23 राज्य ऐसे हैं जिनके लिए अब रेवेन्यू का प्राइमरी सोर्स जीएसटी हो चुका है, यानी उनकी अधिकांश निर्भरता जीएसटी पर है। अब यह बेहद दिलचस्प और पेचीदा गुत्थी है। कंजम्पशन पर आने वाले समय में टैक्स बढ़ता जाएगा, क्योंकि सरकार ने इस साल भी अपने बजट में अगले साल जीएसटी के संग्रह में 11% से ज्यादा की बढ़ोतरी मानी है, जबकि आर्थिक विकास दर में तेज गिरावट दिखाई दे रही है। तो यानी बजट का दर्शन इनकम टैक्स को छोड़कर खपत पर और कंजम्पशन पर टैक्स लगाने पर निर्भर हो रहा है। बजट के चार्ट को और आंकड़ों को आप करीब से देखें तो आपको दिखाई देगा कि जो प्रत्यक्ष कर और परोक्ष कर, यानी जीएसटी, कस्टम्स, एक्साइज को मिला लें तो उनका जो समेकित हिस्सा है सरकार के राजस्व में, अब वो डायरेक्ट टैक्सेस से काफ़ी बड़ा हो चुका है। और ये बड़ा दार्शनिक या बड़ा फिलॉसफिकल शिफ्ट है कि इनकम टैक्स की सीमा को अब एक सीमा से अधिक उस आधार को नहीं बढ़ाया जा सकता जब तक कि कृषि इनकम या किसी नए दायरे को ना शामिल किया जाए। ये बड़ा सच और बड़ा स्वीकार्यता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो इस दर्शन के भीतर समझना जरूरी है, 1 लाख करोड़ रुपए की राहत सरकार ने इसके जरिए दी। इसके पीछे एक बड़ी योजना थी। पिछले 3 साल से 4 साल से सरकार इस तरीके की व्यवस्था कर रही थी जिसमें कि टैक्सेशन की पूरी प्रक्रिया को प्योर इनकम तक सीमित रखा जाए। इसके अलावा बाहर जितनी भी रियायतें, जितनी भी सुविधाएं, उनको टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया जाए। पहले बचतों से रियायतें सीमित कर दी गई, पुरानी टैक्स रिजीम को लाया गया जिसमें बचतों पर को खत्म करने की बात कही गई और उसे डिस्करेज किया गया, और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में उसे खत्म कर दिया जाएगा। यानी सरकार ने बचतों पर रियायतें नहीं देना सीमित कर दिया, बंद कर दिया। शिकायतें हुई कि टीसी में रियायतें दी जानी चाहिए, उसे नहीं दिया गया। हाउसिंग लोन और इससे जुड़ी हुई रियायतों को भी सीमित कर दिया गया। उसके बाद पिछले साल सरकार ने अदर इनकम पर
आपके इनकम टैक्स में जो आप कैपिटल गेंस लेते हैं उस पर टैक्स बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की। मेरे पास एक आंकड़ा है जो बताता है कि 2019 से 2024 के बीच में भारत में पर्सनल इनकम टैक्स में कैपिटल गेंस का हिस्सा 4.2% से बढ़कर 15% पर पहुंच गया है। और ये वो हिस्सा है जहां सरकार टैक्स करना चाहती है, और इसलिए बेहद आसानी से 2-2.5-3 करोड़ लोगों को 1 लाख करोड़ की रियायत दी गई। क्योंकि अगर पिछले साल का बजट, आपने जुलाई का बजट ध्यान से सुना हो, तो सरकार ने डायरेक्ट टैक्स के प्रोविजंस में, यानी जो कैपिटल गेंस के बदलाव थे, इससे करीब 30,000 करोड़ रुपए लाने का लक्ष्य रखा था अगले 6 महीनों में, क्योंकि वो बजट जुलाई में आया था। इस हिसाब से जब अगला साल खत्म होगा तो शायद 1 लाख करोड़ की जो रियायत इनकम टैक्स में दी गई है उसका एक बड़ा हिस्सा इस कैपिटल गेंस के जरिए रिकवर हो चुका होगा या आ चुका होगा। यह भी माना जा रहा है कि चूंकि इनकम टैक्स की ये रियायत उच्च आय वर्ग वालों को ज़्यादा फायदा करेगी, जैसा हमने आपको चार्ट में बताया, तो वो पैसा वापस घूम कर किसी न किसी तरह से कैपिटल इन्वेस्टमेंट में या स्टॉक इन्वेस्टमेंट में जाएगा और वहां से सरकार के लिए बेहतर राजस्व लेकर आएगा। तो यह है टैक्स दर्शन का भीतर का बड़ा शिफ्ट। जीएसटी पर फोकस रहेगा और आपकी मुख्य इनकम पर रियायत दी जाएगी, पर जो अतिरिक्त इनकम आप अर्जित करते हैं निवेश के जरिए उस पर ठीक ठाक और मजबूत टैक्स लगाया जाएगा। सर, अगर ऐसा होगा तो फिर वो जो हवाई जहाज और हवाई चप्पल और वो जो नितिन गडकरी साहब की चिट्ठी की हेल्थ इंश्योरेंस में कम टैक्स, उन सब का क्या? जीएसटी पर में किसी कटौती की संभावना नहीं दिखती। उदयपुर की बैठक में यह प्रस्ताव एजेंडे पर था, राज्य तैयार नहीं हुए, और इसलिए देखिए बीमा प्रीमियम पर नितिन गडकरी की चिट्ठी के बाद ही, पिछले साल के बजट के बाद की चिट्ठी थी, बीमा प्रीमियम पर जीएसटी में कमी नहीं हुई। और अब आप ये मानकर चलिए कि अगर हम बजट के आंकड़ों की रोशनी में ही जीएसटी के आने वाले साल के लक्ष्य को देखें तो सरकार को जीएसटी बढ़ाना पड़ेगा। और इसलिए इस बढ़ाने के लिए जो सूक्ष्म तरीके हैं जिनका इस्तेमाल हमने पॉपकॉर्न पर होते देखा या हमने एसी नॉन एसी रेस्टोरेंट पर होते हुए देखा, वो हमें आने वाले समय में भी दिखाई देगा। राज्यों की तरफ से भी अब काफी प्रतिरोध है जीएसटी में किसी तरीके का रियायत दिए जाने के लिए। जैसा हमने आपको बताया कि राज्यों की बड़ी निर्भरता अब जीएसटी रेवेन्यू पर है। तो अब बजट के आंकड़ों को भी देखें और बजट के प्रोजेक्शंस को भी देखें। मुझे बजट के इस प्रोजेक्शन पर थोड़ा आश्चर्य हुआ, बजट की पहली में इस पर चर्चा करेंगे कि 4 साल की न्यूनतम विकास दर के बाद जीएसटी के संग्रह में लगातार गिरावट के बाद, मंथ ऑन मंथ के रन रेट में गिरावट के बाद भी सरकार जीएसटी में बढ़ोतरी का लक्ष्य अगले बजट में रख रही है। तो ये तो आप भूल जाइए कि इस इनकम टैक्स की रियायत के बाद, जो कि 1,20,000 रुपए की रियायत औसतन है और वो जो 3 लाख रुपए तक जाती है, इस रियायत के बाद सरकार खपत पर टैक्स में कोई बड़ी रियायत या कोई कमी करने जा रही है। 2 बातें मैं भी कहना चाहूँगा। इन लोगों को राहत देने के लिए, यानी कि 1.5-2 करोड़ 2.5 करोड़ लोग हैं, हम ही में से, हम भी हैं, आप भी हैं, उन 2-2.5 करोड़ की राहत जरूर मिली। लेकिन अंशुमान जी कह रहे हैं अप्रत्यक्ष कर पर अब किसी भी राहत की उम्मीद छोड़ दीजिए। इसका मतलब ये है कि अधिकांश आबादी जो टैक्स दे रही है उस पर आपको कोई राहत फिलहाल मिलती नहीं दिख रही है। हाँ, कुछ सीमित हाथों को ये राहत ज़रूर मिली है। दूसरी एक बड़ी बात, एक छोटा सा सवाल सर मैं इसी थीम में और पूछूंगा, वो ये कि जब आप ये कह रहे हैं कि अप्रत्यक्ष कर में कोई भी छूट नहीं मिलेगी, तो दरअसल इन्फ्लेशन कम करने का जो पूरा दबाव है वो तो अप्रत्यक्ष कर पर ही है। इनकम टैक्स का तो कोई मतलब बहुत ज़्यादा सीधा प्रत्यक्ष मतलब होता नहीं है। तो अगर ये राहत वाला पैसा हाथ में पहुंच भी जाएगा और अगर इन्फ्लेशन मुंह बाय खड़ी होगी, तो कितना दरअसल ये जहां पहुंचाना है पैसा इकोनॉमी में, मांग में, खपत में, क्या आपको लगता है वो एक बड़ा रोड ब्लॉक बन के सामने खड़ा होगा? हाँ, इसीलिए मुझे लगता है कि जब हमको लगता है कि सरकार की सबसे बड़ी चुनौती कंजम्पशन थी, अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती कंजम्पशन थी, तो उस कंजम्पशन या खपत के स्तर पर ये जो रियायत दी गई है, करीब 10,000 रुपए की रियायत 12 लाख रुपए तक के इनकम वालों को मानने तो दी गई है। इस रियायत का कितना असर ट्रिकल डाउन के तौर पर, जो कि अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है, वो दिखाई देगा, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि मुझे लगता है कि जिस आय वर्ग को इस राहत का सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है वो इसका इस्तेमाल निवेश में करेगा, क्योंकि उसको मिलने वाली जो राहत 20 से 25,000 रुपए की, वो खर्च में कितनी ट्रांसलेट होगी ये हमें देखना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि महंगाई को लेकर बजट में कोई चर्चा नहीं की गई। महंगाई और जीवन जीने की बढ़ती हुई लागत के बाद अगर आप पिछले 3 साल में, 4 साल में बढ़ी हुई लागत को देखें तो ये राहत शायद
उस रोशनी में अपर्याप्त भी है और कंजम्पशन से ज़्यादा लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करेगी कि वो अपनी बचतें थोड़ी ठीक कर सकें। हाँ, इसका फ़ायदा बचतों में बढ़ोतरी के तौर पर नज़र आ सकता है। बैंकों के पास थोड़ा ज़्यादा पैसा पहुंचेगा। जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए जो ब्याज दरों में जो ब्याज पर टैक्स की छूट सीमा बढ़ाई गई है, उससे बैंकों के पास बचत ज़्यादा बढ़ेगी। तो महंगाई की रोशनी में अगर देखें तो ये रियायत लोगों की ज़िंदगी जीने की लागत बढ़ने के संदर्भ में तो बेहद कम दिखती है। लेकिन जो सरकार का पूरा दर्शन था, दो तरीके की पॉलिटिकल नैरेटिव बन रहे थे चुनाव जीतने के बाद, इसकी राजनीति भी समझना जरूरी। इस चुनाव में, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सफलता सीमित रही और उसके बाद दो तरीके के नैरेटिव बन रहे थे कि खपत भी महंगी और इनकम टैक्स भी महंगा। खपत पे भी सरकार जीएसटी बढ़ाती जा रही है और इनकम टैक्स में भी कोई रियायत नहीं दे रही, तो सरकार ने कम नुकसान वाला रास्ता चुना। जीएसटी में रियायत देने का मतलब था बड़ा नुकसान, इनकम टैक्स में रियायत देने का मतलब था 2-3-4 करोड़ लोगों को रियायत देकर उनके साथ एक बेहतर ढंग का संदेश कैपिटल गेन से और उसे कैपिटल गेन से कवर कर लिया। एक बेहतर संदेश भी जाएगा और ये माना जाएगा कि सरकार ने मध्य वर्ग को की बात और उसकी चिंता को जगह दी है।